क्या आपको पता है इन्वेस्टिंग जो है वो आर्ट एंड साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अगर मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करूं तो आर्ट एंड साइंस ऑफ इन्वेस्टिंग जो है वो मिड कैप फंड में ही आती है। आज हम बात करने वाले हैं कैनरा रोबिको के एक नए फंड के बारे में। वो नया फंड है मिड कैप फंड। आप ये वीडियो एनएफओ पीरियड में देखें या एनएफओ पीरियड के बाद देखें, इसी चैनल पर आपको इस फंड का डिटेल रिव्यू मिलने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है मिड कैप फंड, क्या कैटेगरी होती है मिड कैप की, साथ ही साथ ये फंड बाकी फंड से क्यों बेहतर है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में, और किस इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सूटेबल है। साथ ही साथ इसकी हम एनएफओ डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं करने जा रहा हूँ कैनरा रोबिको फंड मिड कैप फंड का डिटेल रिव्यू। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आपको पता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पहली 100 कंपनीज लार्ज कैप कहलाती हैं और 101 से लेकर 250 तक नंबर की जो रैंकिंग वाली कंपनीज होती हैं उन्हें मिड कैप कहा जाता है। जनरली मिड कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,000 करोड़ से लेकर 47,000 करोड़ तक का होता है। एज पर सेबी गाइडलाइंस अगर मैं बात करूं तो मिड कैप फंड जो होते हैं वो 65% मिड कैप कैटेगरी में ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड रिमेनिंग जो 35% जो रह जाता है वो फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वो लार्ज कैप कैटेगरी में लगाए या स्मॉल कैप कैटेगरी में लगाए। अगर मैं बोल साइज यानी कि मिड कैप फंड के साइलेंट फीचर्स की बात करूं कि क्यों हमें अपने पोर्टफोलियो में ये मिड कैप फंड रखना चाहिए, तो उसके जो फीचर्स हैं वो सबसे पहला फीचर जो है वो सुपीरियर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। अगर मैं सुपीरियर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ ये उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। साथ ही साथ ये स्मॉल कैप फंड जो होते हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं मिड कैप फंड एंड वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट को भी झेल सकते हैं। फिर जो दूसरा फीचर आता है वो आता है लोअर मॉर्टेलिटी रिस्क। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर्स के लिए ये रिस्क कम होता है इसमें इन्वेस्ट करना, और साथ ही साथ ये मार्केट की जब बुलिश होती है तो इसमें ये शॉर्ट टर्म में ही आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। फिर जो इसका तीसरा फीचर आता है वो आता है लीडर इन स्मॉल सेक्टर। इससे मतलब ये हुआ कि जब कंपनी लॉन्च हुई थी तो स्मॉल कैप कैटेगरी में होती है, लेकिन जब उसके पोटेंशियली ग्रोथ हुई उस कंपनी की तो वो मिड कैप कैटेगरी में आ गई। तो यानी कि क्या कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक तरह के लीडर्स होते हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी से प्रूव करके मिड कैप कैटेगरी में आए होते हैं। फिर मैं अगर फोर्थ फीचर की बात करूं जो होता है नीश ग्रोथ इन ट्रेडिशनल सेक्टर, उससे मतलब ये हुआ जो स्मॉल कैप कंपनीज जो अपनी पोटेंशियल ग्रोथ दिखा के मिड कैप कैटेगरी में आई हैं वो कहीं ना किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर माहिर थी और उसी से कहीं ना कहीं आगे बढ़ी हैं। अगर मैं फिफ्थ फीचर की बात करूं जो कि है प्रमोटर एंड एंटरप्रेन्योर ड्रिवन, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी मिड कैप कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं प्रमोटर या एंटरप्रेन्योर द्वारा ही बनाई गई होती हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट केस फॉर मिड कैप की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, ये हम लोग सभी जानते हैं। तो आज से 10 साल पहले जो स्मॉल बिजनेस हुआ करते थे जिनको कोई नहीं जानता था, आज की डेट में अपने आप में वो लीडर साबित होते चले जा रहे हैं। उनकी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं फर्दर एक बात बताऊं तो ऐसी बहुत सारी इमर्जिंग थीम्स एंड सेक्टर हैं जो कि मिड कैप कैटेगरी में अपनी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। मिड कैप फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन का एक एग्रेसिव वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो मिड कैप कैटेगरी होती है वो अपने इन्वेस्टर को लो रिस्क एडजस्टेड के साथ साथ लोअर ड्रॉन डाउन्स भी देता है। यानी कि मतलब ये हुआ कि हायर रिटर्न्स तो देता ही देता है और रेयरली ही ये कभी डाउन जाता है। अब मैं इमर्जिंग थीम्स या सेक्टर की बात करूं तो ऐसे बहुत से फैशन ब्रांड्स हैं या क्यूएसआर चेन हैं जो कि लाइन में हैं। होम बिल्डिंग या होम इंप्रूवमेंट की बात करूं तो रेरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है गवर्नमेंट के द्वारा। मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों को पुश कर रहा है। फिर मैं अगर हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करूं तो इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, यानी कि डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो गई या आपके फार्मेसी चेन हो गया या रीजनल हॉस्पिटल का डेवलपमेंट हो गया। तो ये सब मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं। एंड अगर मिड कैप कैटेगरी की बात करूँ तो ये स्मॉल कैप से बड़ी होती है, लार्ज कैप से छोटी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मिड कैप कैटेगरी कहीं ना कहीं अंडर रिसर्च होती है। अंडर रिसर्च होने से मतलब ये हुआ कि जब अंडर रिसर्च होगी तो इसमें डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा और इन्वेस्टमेंट अगर किसी चीज़ में ज़्यादा आता है तो उसके रिटर्न्स भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही आएंगे। अब मैं अगर लास्ट 10 साल का मिड कैप कैटेगरी में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करूँ लमसम में, तो S&P BSE 150 मिड कैप ने 17.8% का CAGR रिटर्न दिया है, यानी कि कंपाउंड एग्रीगेटेड ग्रोथ रिटर्न।
वहीं अगर मैं S&P BSE 500 की बात करूं तो उसने मात्र 14% का CAGR रिटर्न दिया है। कहने का मतलब यह है, अगर किसी ने अक्टूबर 2012 में 1 लाख रुपए लगाया होगा तो उसके सितंबर 2022 में उसके 1 लाख के 5,13,000 के आसपास बन गए होंगे। वहीं अगर मैं S&P BSE 500 की बात करूं तो उसमें उसके 1 लाख के अराउंड 3,72,000 ही बन पाए होंगे। वहीं अब मैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करूं मिड कैप कैटेगरी में SIP में, तो लास्ट 3 ईयर्स में मिड कैप कैटेगरी ने 28% का रिटर्न दिया है CAGR, और 5 ईयर्स में 20% का CAGR दिया है, और लास्ट 10 ईयर्स में अराउंड 18% का CAGR रिटर्न दिया है। तो मैं अगर 10,000 रुपीज़ पर मंथ की अगर SIP करता हूँ मिड कैप में, तो मैंने 3 साल में जो इन्वेस्टमेंट किया वो अराउंड 3,60,000 था, जो कि मिड कैप कैटेगरी में हो गया 5,29,000। एंड S&P की बात करूं BSE 500 फंड में, तो ये हुआ अराउंड 4,80,000। तो आपने देखा यहाँ पे डिफरेंस आना शुरू हो जाता है मिड कैप में। फिर वही अगर मैं 10 ईयर्स की बात करूं तो जो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट था वो अराउंड 12 लाख रुपीज़ का हुआ 10,000 पर मंथ की SIP के हिसाब से, और वो मिड कैप में 30.5 लैक्स के आसपास हो गया उसका रिटर्न। प्लस अगर मैं BSE 500 की बात करूं तो उसमें अराउंड 25 लैक्स का ही रिटर्न बना मेरा। अब वाई कैनरा रोबिको? बिकॉज कैनरा रोबिको का मोर देन 15 ईयर्स का स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, साथ ही साथ किसमें, अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन में, यानी कि डिफरेंट मार्केट कैटेगरी में उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। फिर अगर मैं सेकंड रीज़न की बात करूं कि वाई कैनरा रोबिको, क्योंकि कैनरा रोबिको के पास ऐसे एक्सपर्टाइज हैं जो कि उन कंपनीज में अपना स्टॉक सिलेक्शन करते हैं जो बेटर रिटर्न के साथ साथ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी देते हैं। अब मैं फर्दर कैनरा रोबिको की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की बात करूं तो जो कैनरा रोबिको है वो कंपनीज में बिलीव करता है रादर देन उनके स्टॉक्स में वेल्थ क्रिएशन के लिए। अब मैं अगर इनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो कैनरा रोबिको उन ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट करती है जहां पर कॉम्पिटिटिव मैनेजमेंट होता है। अगर हम कैनरा रोबिको के मिड कैप सिलेक्शन एंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये इंडस्ट्री ग्रोथ, साथ ही साथ कंपनी ग्रोथ एंड मैनेजमेंट पेडिग्रीज का इंटरसेक्शन होता है अर्निंग एंड क्वालिटी में। अब मैं अगर कैनरा रोबिको मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट की बात करूं तो इसमें 150 स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाएगा कुछ फिल्टर्स के बेसिस पे, जैसे कि स्टडी ग्रोइंग इंडस्ट्री होनी चाहिए, फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री होनी चाहिए, साइक्लिकल इंडस्ट्री होनी चाहिए। फिर उसमें से आइडेंटिफाई करा जाएगा कि उसमें से उस इंडस्ट्री में से कौन से ऐसे लीडर्स हैं जो कि डोमेस्टिक बेनिफिशरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उस बेसिस पे हाई ग्रोथ कंपनीज को निकाला जाएगा। फिर इन सब का मिश्रण ही कहलाएगा कैनरा रोबिको मिड कैप फंड। अब मैं अगर एक्सक्लूजन ऑफ पोर्टफोलियो की बात करूं तो कैनरा रोबिका मिड कैप फंड उन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो से बाहर रखेगा जिन प्रमोटर्स की इंटीग्रिटी में एम्बिग्युइटी है, किसको लेके, अपनी कैपिटल मिस एलोकेशन को लेके। सेकेंडली अगर मैं बात करूं वो उन कंपनियों को बाहर रखेगा जिनका कैश फ्लो कम है। अगर मैं थर्ड रीजन पे जाऊं, जिन कंपनीज का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी लो होगा वो उन कंपनीज को भी अपने इस पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट से बाहर रखेगा। फिर मैं अगर फोर्थ पैरामीटर पे जाऊं तो फोर्थ पैरामीटर ये है कि हाई लेवरेज कंपनीज यानी कि जिनका डेट ज़्यादा है उनकी बैलेंस शीट में, वो उन कंपनियों को भी कैनरा रोबिको मिड कैप फंड बाहर रखेगा। अगर मैं फिफ्थ पैरामीटर पर जाऊं, कैनरा रोबिको उन कंपनीज को बाहर रखेगा जिनकी वैल्यूएशन कम है मार्केट में, अगर उन्होंने लोन उठा रखा है। अगर सपोज उनका डेट ज़्यादा है, लोन ज़्यादा है और उनकी वैल्यूएशन ऑफ कंपनी कम है, तो उन कंपनीज को भी ये अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट से बाहर रखेगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे ये अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेगा। अब किस इन्वेस्टर को इस कैनरा रोबिको मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर मैं बताऊं तो उन इन्वेस्टर को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पोर्टफोलियो में अभी तक कोई मिड कैप कैटेगरी का फंड नहीं है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पोर्टफोलियो में एक मिड कैप तो रखे हुए हैं और भी मिड कैप कैटेगरी के फंड रखना चाहते हैं, तो वो कैनरा रोबिको मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर मैं अगर फर्दर रीज़न की बात करूं तो ऐसे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका होराइजन लॉन्ग टर्म का हो, यानी कि 5 साल से ऊपर का हो और वो मार्केट वॉलेटिलिटी से घबराए नहीं और रिस्क ले सकते हो। उन इन्वेस्टर्स को इस कैनरा रोबिको मिड कैप फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं कैनरा रोबिको मिड कैप फंड के फंड मैनेजर्स की बात करूं तो सबसे पहले जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम है अजय खंडेलवाल। इनको पिछले 17 साल का एक्सपीरियंस रहा है इक्विटी मार्केट का। साथ ही साथ एक कैनरा रोबिको का स्मॉल कैप फंड भी मैनेज करते हैं। अब मैं अगर दूसरे फंड मैनेजर की बात करूँ तो वो है मिस्टर श्रीदत्ता। ये पिछले कुछ सालों से कैनरा रोबिको का ब्लू चिप, फ्लेक्सी कैप, साथ ही साथ इक्विटी हाइब्रिड फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। अब मैं अगर फंड फैक्ट्स की बात करूं तो एक तरह का ओपन एंडेड इक्विटी फंड है जो कि प्रीडोमिनेंटली 150 मिड कैप फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट करेगा। साथ ही साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कैपिटल एप्रिसिएशन फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन।
फिर अगर मैं इसकी एसेट एलोकेशन की बात करूं तो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड मार्केट में इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वह 65% होगा एंड रिमेनिंग 35% डेट, साथ ही साथ मनी मार्केट से लेकर आपका लार्ज एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट होगा। फिर अगर मैं प्लान्स की बात करूं तो ये दो तरह के प्लान्स में आता है, एक तो रेगुलर एंड ग्रोथ में। फिर अगर मैं फर्दर बात करूं इसका जो लोड स्ट्रक्चर है वो क्या है, अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो एग्जिट लोड 1% लगेगा और एंट्री लोड इसमें कुछ नहीं है। लेकिन 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। अगर मैं इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं ड्यूरिंग द एनएफओ पीरियड, तो जो लमसम है मिनिमम 5,000 से लमसम शुरू हो जाएगा। और अगर एसआईपी की बात करें तो मिनिमम 1,000 से आप इस फंड में एसआईपी भी करवा सकते हैं। ये फंड 15 दिन के बाद रीओपन हो जाएगा नॉर्मल एज अ म्यूचुअल फंड की तरह, आप उसके बाद भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं बेंचमार्क की बात करूं तो ये S&P BSE 150 मिड कैप फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। कहने का मतलब ये है, वैसे मार्केट में तो बहुत सारे मिड कैप फंड्स हैं, बट वाई आई एम सेइंग कि कैनरा रोबेको मिड कैप फंड, क्योंकि इसमें एक तो आपको लीडर्स का साथ मिल रहा है जो कि एक्सपर्टाइज हैं इस मार्केट स्ट्रैटेजी को देखने में और अपने स्टॉक सिलेक्शन के लिए, तो आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको छोटा सा मेरा ये डिटेल रिव्यू, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे पर्सनल मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं। और आप मेरे अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।